नमस्कार दोस्तों, लोक सेवा एकेडमी के आज के इस बेहद खास और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिकोड में आप सबका स्वागत है। आज 1 मई 2026 के इस विश्लेषण में हम उन सभी टॉपिक्स की गहराई में गोता लगाने वाले हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी और बाकी सभी बड़े एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हैं। हमारा आज का ये पूरा सेशन एकदम सिलेबस पे फोकस्ड है और फुल एनर्जी से भरा हुआ है। तो बिना कोई देरी किए सीधा शुरू करते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या डिकोड करने वाले हैं। पहले भाग में हम इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे, उसके बाद नेशनल डिफेंस और तकनीक पर आएंगे। तीसरे हिस्से में हमारा फोकस देश के सोशल डेवलपमेंट और गवर्नेंस पर होगा और एकदम आखिर में होगा आपका फेवरेट एग्जाम स्पेशल रैपिड फायर एमसीक्यू राउंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। दुनिया भर में जो भी भू राजनीतिक बदलाव होते हैं उनका सीधा असर भारत पर कैसे पड़ता है, आइए समझते हैं। अब देखिए, जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो एक टर्म बार बार सामने आता है, एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हाल ही में जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच बातचीत हुई है उसे समझने के लिए इसका बेस क्लियर होना जरूरी है। आसान भाषा में समझें तो ये दो देशों के बीच एक ऐसा कूटनीतिक समझौता है जो एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैक्स या कस्टम ड्यूटी को या तो बहुत कम कर देता है या बिल्कुल ही खत्म कर देता है। इससे व्यापार की राह एकदम स्मूथ हो जाती है। और यही एफटीए अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। जरा सोचिए, इसका सीधा फायदा हमारे एक्सपोर्ट्स को मिलेगा। हमारे टेक्सटाइल, फार्मा और आईटी सेक्टर्स के लिए न्यूजीलैंड का मार्केट खोल दिया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प पॉइंट है टेरी सेक्टर और इंडो पैसिफिक की रणनीति। ये सिर्फ विदेशी निवेश लाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की कूटनीतिक पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होने वाली है। अब चलते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ, जहां जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। यूएई ने तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक से अलग होने का एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या? तो देखिए, एक तरफ यूएई अब अपनी स्वतंत्र तेल नीति बनाएगा और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भागेगा, लेकिन दूसरी तरफ भारत जैसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स के लिए ये किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। अगर मार्केट में अस्थिरता आती है और कच्चे तेल के दाम उछलते हैं तो इसका सीधा असर हमारे देश की महंगाई और हमारे व्यापार घाटे पर पड़ेगा। ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। खैर, इकोनॉमी की बात तो हो गई, लेकिन रणनीतिक साझेदारी भी उतनी ही जरूरी है। हाल ही में भारत और इटली के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण रक्षा वार्ता हुई है। इसमें नेवल कोऑपरेशन यानी नौसेना के बीच सहयोग, नई डिफेंस टेक्नोलॉजी को साझा करना और साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दे शामिल हैं। हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए इटली के साथ ये पार्टनरशिप भारत के लिए एक बहुत बड़ा और शानदार कदम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, नेशनल डिफेंस और टेक्नोलॉजी। देखते हैं आत्मनिर्भर भारत सैन्य क्षेत्र में क्या कमाल कर रहा है। डिफेंस की बात हो और डीआरडीओ का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आत्मनिर्भर भारत के लिए यह सच में एक बहुत बड़ी छलांग है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी तकनीक से बनी नेवल एंटीशिप मिसाइल का एकदम सक्सेसफुल टेस्ट किया है। सोचिए, ये मिसाइल समंदर में दुश्मन के जहाजों पर एकदम अचूक निशाना लगा सकती है। इससे न सिर्फ हमारी समुद्री सुरक्षा अभेद्य हो गई है, बल्कि उन महंगे विदेशी हथियारों पर हमारी निर्भरता भी काफी हद तक कम हो जाएगी। और हमारी सेना की इसी ताकत को और निखारने के लिए एक्सरसाइज प्रगति पर नजर डालना भी बहुत जरूरी है। ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री ड्रिल है जो आतंकवाद विरोधी अभियानों, घने जंगलों में लड़े जाने वाले युद्ध और आपदा प्रबंधन पर फोकस करती है। जब इतने सारे देश अपनी आधुनिक तकनीक और हथियारों के साथ एक साथ प्रैक्टिस करते हैं तो उससे न सिर्फ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, बल्कि हमारी इंडियन आर्मी की टैक्टिकल रेडीनेस भी कई गुना तेज हो जाती है। सैन्य तैयारी के अलावा हमारी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने से भी जुड़ा है। यहीं पर डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क पूरी तरह से गेम चेंजर साबित होता है। ये काम कैसे करता है? सबसे पहले ये हवा और बारिश का एकदम सटीक डेटा कैप्चर करता है। इससे हमें साइक्लोन यानी चक्रवात आने से काफी पहले वार्निंग मिल जाती है। समय पर मिले इसी अलर्ट की वजह से प्रशासन तुरंत एक्शन ले पाता है और हमारे किसानों की फसलें बर्बाद होने से बच जाती हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन का, सोशल डेवलपमेंट और गवर्नेंस। आइए देखते हैं कि घरेलू नीतियों में क्या बदलाव हो रहे हैं। देश का असली विकास तो गांव से ही होता है, राइट? जमीनी हकीकत को मापने के लिए सरकार ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी PAI 2.0 लॉन्च किया है। ये इंडेक्स हमारी ग्राम पंचायतों का एकदम बारीकी से टेस्ट लेता है।
जैसे वहाँ शिक्षा का स्तर कैसा है, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, साफ सफाई, डिजिटल सेवाएं और महिलाओं की स्थिति कैसी है। 73वें संविधान संशोधन के जो असली लक्ष्य थे और जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उन्हें हासिल करने के लिए ये इंडेक्स एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। अब हेल्थ सेक्टर की बात करें तो एनएसओ की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो आपको दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखाती है। एक तरफ अच्छी खबर यह है कि आयुष्मान भारत जैसी बेहतरीन योजनाओं की वजह से इंश्योरेंस कवरेज बढ़ा है और ज़्यादा लोग अब सरकारी अस्पतालों का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ की हकीकत भी इग्नोर नहीं की जा सकती। गाँव में आज भी डॉक्टरों की भारी कमी है और प्राइवेट इलाज आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर है। और यही विरोधाभास हमें बताता है कि डिजिटल हेल्थ मिशन आज के समय में कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। गवर्नेंस की बात हो रही है तो संसद में जो महिला आरक्षण को लेकर चर्चा चल रही है उसका जिक्र आना भी स्वाभाविक है। इस डिबेट का मुख्य फोकस क्या है? वो ये है कि नीति निर्माण में अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो फैसले ज्यादा संतुलित होंगे। इसे लोकतंत्र को मजबूत करने और समाज में बराबरी लाने के एक बहुत बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो हमारे संवैधानिक लक्ष्यों से सीधा जुड़ा हुआ है। डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक और काम की चीज हुई है। नया ईपीएफओ पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। जो लोग जॉब्स में हैं उनके लिए ये बहुत काम का है। इसका सीधा मकसद ये है कि आपके जो ऑनलाइन पीएफ क्लेम्स हैं वो बिना किसी झंझट के तेजी से प्रोसेस हो सकें। साथ ही जो पुराने और इनएक्टिव अकाउंट्स होते थे जिन्हें ट्रैक करना एक सरदर्द होता था, अब उन सब में पूरी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। ओके, तो अब वक्त है हमारे सबसे फेवरेट सेक्शन का, एग्जाम स्पेशल MCQs। तो चलिए आज के विश्लेषण की एक क्विक मेमोरी टेस्टिंग करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, ओपेक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं पेरिस, वियना, जिनेवा या फिर लंदन। इकोनॉमी वाले सेक्शन को याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने वियना सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। और हाँ, अपने नोट्स में एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी ऐड कर लीजिए। ओपेक की स्थापना 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने मिलकर की थी। एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं जो सीधे ग्रामीण विकास से जुड़ा है। पंचायती राज व्यवस्था भारत के किस संविधान संशोधन से संबंधित है? एकदम सही, 73वां संविधान संशोधन। भारत में ग्रास रूट डेमोक्रेसी की तो ये पूरी की पूरी नींव है। और आज का हमारा आखिरी सवाल जो नेशनल डिफेंस से है, DRDO का मेन फंक्शन यानी मुख्य कार्य क्या है? बिल्कुल, इसका सीधा सा जवाब है रक्षा अनुसंधान एवं विकास। जैसा कि हमने अभी नेवल मिसाइल टेस्ट के दौरान डिस्कस किया था, आत्मनिर्भर भारत का जो डिफेंस सेक्टर का सपना है वो DRDO के बिना अधूरा है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, सफलता की शुरुआत हमेशा सही ज्ञान से ही होती है। अगर आप रोज इसी तरह कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करते रहेंगे तो एग्जाम्स में सफलता खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। आज के इस बदलते और अस्थिर वैश्विक माहौल में क्या भारत अपने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर उतनी तेजी से बढ़ पा रहा है जितनी जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसे ही निरंतर सीखते रहिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए और अगले धमाकेदार विश्लेषण के लिए लोक सेवा अकेडमी से जुड़े रहें।